सो केस, ये नाउन का हम लोग का लास्ट पार्ट है और आज हम लोग का 8वां नंबर सेशन है नाउन का। और नाउन का जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी सब टॉपिक्स हैं नाइन के ऊपर, हमने सब नाउन के ऊपर हमने सबने सबको कवर किया। आज जो हमारा बचा है वो है हमारा केस। केस भी नाउन का जितना भी मैंने पार्ट लिया है, 7 पार्ट पहले ले चुका है। उसके शुरुआत में ही मैंने नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस के बारे में अच्छे तरह से डिटेल में बताया है। लेकिन अभी चूंकि इस सब टॉपिक को पढ़ना है और इस पर कुछ बहुत सारे रूल्स हम लोग को जानने हैं, इसको हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे। साथ में एक वोकेटिव केस भी है, इसको भी समझेंगे कि ये एक्चुअली नाउन का केस क्या है। केस यानी से हिंदी में कहते हैं कारक। ठीक है, सो नाउन का लास्ट पार्ट है, एक है नॉमिनेटिव केस, सब ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस एंड वोकेटिव केस। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस के एग्जाम्पल को देके समझाने का कोशिश किया है कि कौन सा केस क्या है। हालांकि मैंने जितने भी पहले 7 नाउन के क्लास लिए हैं उसमें ऑलरेडी मैंने अच्छे से अलग अलग सेंटेंसेस के हिसाब से मैंने केस को समझा दिया है। हाउएवर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है यहाँ पे? नॉमिनेटिव। और नॉमिनेटिव को हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव। ठीक है, यानी द वर्ड्स विच स्टार्ट अ सेंटेंस, वो वर्ड जो सेंटेंस को स्टार्ट ही नहीं करता। ठीक है, ये केवल सेंटेंस को स्टार्ट ही नहीं करता बल्कि ऑल्सो डूअर ऑफ द एक्शन। सेंटेंस में काम होता है कि नहीं होता है? दैट इज अ वर्ब इज देयर, बिकॉज विदाउट वर्ब अ सेंटेंस हैज नो मीनिंग, अ सेंटेंस इज मीनिंगलेस। सो अगर सेंटेंस में कहीं भी एक्शन हो रहा है यानी कि कोई वर्ब है तो उसे करने वाला होना चाहिए। दैट डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। एंड अगर वो सेंटेंस को स्टार्ट कर रहा है तो हम कहते हैं कि जो स्पेसिफिक जो वर्ड है वो क्या है? सब्जेक्टिव केस में है। ना हियर फॉर द एग्जांपल, ही इज वाचिंग टेलीविजन एट द मोमेंट। नाउ अगर मैं यहाँ पे ही को रिप्लेस कर दूं, पूछूं आपको हु इज वाचिंग टेलीविजन एट द मोमेंट, योर आंसर विल बी ही। इस वक्त टेलीविजन कौन देख रहा है? तो ही देख रहा है। नाउ यहाँ हमारे पास वर्ब कौन सा है? ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब है इज। एंड मेन वर्ब कौन है? वाचिंग। ना इट इज एन एक्शन, है ना? कोई एक्टिविटी चल रहा है ना, जहां पे आपकी ऊर्जा खत्म होती है, जहां ऊर्जा ऊर्जा वेस्ट होती है, आप कैलोरी बर्न करते हो, एनर्जी वेस्ट करते हो, दैट मींस यू आर डूइंग समथिंग। इवन इफ यू आर स्लीपिंग यू आर वेस्टिंग सम सॉर्ट ऑफ योर एनर्जी। तो यहाँ पे अगर ये काम हो रहा है तो काम करने वाला कौन है? ही। और सेंटेंस के स्टार्टिंग पॉइंट पे भी बैठा हुआ है, सेंटेंस को स्टार्ट भी कर रहा है। तो हम कहेंगे कि ही जो है, जो प्रोनाउन है, ही जो प्रोनाउन है वो अपने किस केस में है? सब्जेक्टिव केस में है। दैट मीन्स ही इज डूइंग द फंक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट, दैट मीन्स ही इज द डूअर ऑफ द एक्शन। जो भी यहाँ काम हो रहा है उसे करने का काम जो कर रहा है वो वही सेंटेंस को स्टार्ट भी कर रहा है। तो हम कहते हैं कि दिस स्पेसिफिक वर्ड इज इन नॉमिनेटिव और स्पेसिफिक। क्योंकि देखो, हम ही को किसी और जगह यूज नहीं कर सकते, हम वाचिंग के बाद ही को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ही का बहुत सारा फॉर्म है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और हर प्रोनाउन का जो केस होता है, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव, वोकेटिव, सबका अपना प्लेसमेंट और पोजीशन होता है। तो आपको पोजीशन को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। द ताजमहल, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कॉमा। नाउ ये नाउन है ताजमहल, और नाउन के बाद अगर कॉमा है, किसी भी नाम के बाद अगर कॉमा है तो इसका मतलब इसके बाद जो कुछ भी कहा गया वो किसके लिए कहा गया है? ताजमहल को। और इसे हम लोग ग्रामर के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? मैंने कितनी बार मैंने बोला है, तुम लोग को अभी तक याद हो जाना चाहिए था, नाउन इन एपोजिशन। इसे हम लोग क्या कहते हैं? नाउन इन एपोजिशन। हाउएवर ये लोग पढ़ेंगे बाद में। द ताजमहल क्या? एन एक्सक्विजिट मार्बल मॉज़िलियम, कॉमा। तो ये भी इसके बारे में बोला गया है कि मार्बल का बना हुआ एक क्या कहेंगे इसको? कारनामा है। स्टैंड्स एज अ सिंबल ऑफ इटर्नल लव एंड आर्किटेक्चरल ब्यूटी। ठीक है ना, एक प्यार का प्रतीक, एक आर्किटेक्चरल ब्यूटी का प्रतीक जो है, ये दोनों जो बातें बोली गई हैं, पहला एन एक्सक्यूजिट मार्बल मॉज़िलियम, फिर कॉमा है, एंड स्टैंड्स एज अ सिंबल ऑफ इटर्नल लव एंड आर्किटेक्चरल ब्यूटी। ये दोनों बातें किसके लिए बोली गई है? ताजमहल के लिए। और इसे बताने के लिए हम किससे इसको अलग कर रहे हैं? कॉमा से। तो ये कॉमा से सेपरेट करके जब नाउन को इंट्रोड्यूस करते हो और उसको फर्दर आप एलाबोरेट करते हो तो इसे हम लोग नाउन इन एपोजिशन कहते हैं। जो है सेंटेंस शुरू किससे हो रहा है? ताजमहल से, सब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, उसी तरह से एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। देखो सब्जेक्टिव केस में एक और चीज ध्यान दो, मैं बता रहा हूं यहाँ पे। मैंने आपको बोला
जैसे मैंने आपको ही बोला कि he is writing a letter to his father, ठीक है, he is writing a letter to his father। अभी आप इस एक बात को यहां ध्यान दो, now who is writing a letter? He। this is an action going on, सेंटेंस में क्या काम हो रहा है? राइटिंग का काम हो रहा है। सो दिस इज एन एक्टिविटी, इट रिक्वायर्स सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी टू बी वेस्टेड बाय द डूअर ऑफ द एक्शन, दैट इज सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में राइटिंग जो काम हो रहा है, इसे करने वाला कौन है? ही है। तो ही कौन है? हमारा सब्जेक्ट, बिकॉज ही इज द डूअर ऑफ द, और इट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, दैट इज राइटिंग। राइटिंग एक एक्शन है और इसे करने का काम कर रहा है ही। और सेंटेंस की स्टार्टिंग भी किससे हो रही है? ही से। और सेंटेंस के स्टार्टिंग में कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट ही होता है डूअर ऑफ द एक्शन, जो एक्शन हो रहा है उसे करने वाला। तो ये किस केस में हुआ? ये आपका नॉमिनेटिव केस में हुआ। नॉमिनेटिव मतलब नेम, ठीक है, या फिर सब्जेक्टिव केस, दोनों एक ही बात है, ठीक है। और या तो कह सकते हो नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस। नाउ वह लेटर किसको लिख रहा है? फादर किसका है? ही का। तो आप मुझे बताओ केस पढ़ना क्यों जरूरी है? ये एक ही एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। ही इज राइटिंग टू, हम यहाँ पे ये क्यों लिख सकते कि ही इज राइटिंग अ लेटर टू ही फादर, टू हिम फादर, क्यों नहीं लिख सकते? आखिर ही सेम है, हिम भी किसका फॉर्म है? ही का ही फॉर्म है। तो हम यहाँ पे अगर मुझे ये बताना है कि फादर किसका है, फादर ही का है, यानी फादर का पोजीशन किसके पास है? ही के पास है। हम क्या दिखा रहे हैं? पोजीशन दिखा रहे हैं कि मेरे पिताजी है, और मेरे पिताजी मतलब ही है, तो ही के लिए क्या होगा? हिज होगा, ठीक है। यहाँ पे माई के लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं लिख सकते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है वो अपने पिताजी को अगर लिख रहा है, अपने पिताजी को, तो ही इज राइटिंग अ लेटर टू हिज फादर। मुझे यहाँ पे अगर पोजीशन बताना है, मुझे यहाँ पे अगर पोजीशन बताना है, तो मुझे प्रोनाउन का कौन सा केस यूज करना पड़ेगा? पॉजिटिव केस यूज करना पड़ेगा, बाकी कोई भी केस यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। माई भी पॉजिटिव केस है, लेकिन हमें बताना है कि फादर किसका है? ही का है, तो ही का फादर है तो हिज फादर। अगर मेरे पिताजी को लिख रहा है तो मैं लिखूंगा माई फादर, तुम्हारे पिताजी को लिख रहा है तो योर फादर, उसके पिताजी को लिख रहा है तो ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर टू देयर फादर्स, देयर फादर और देयर फादर्स, ठीक है। तो जो भी हो, यहाँ पे ही का काम है सेंटेंस को स्टार्ट करना, सब्जेक्ट का काम है सेंटेंस को स्टार्ट करना, और जो हिज है या माई जो भी केस होगा यहाँ पे, वो ये बताता है, पोजीशन बताता है कि फादर किसका है, तो फादर मेरा है। मेरा माने कौन? ही। तो ही के लिए क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। तो क्या हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं? तुम मुझे बताओ कि हिम इज राइटिंग अ लेटर। क्या सेंटेंस को मैं ऐसे लिख सकता हूं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हिम कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। हिम कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस में एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, सेंटेंस शुरू किससे होती है? सब्जेक्ट से, फॉलोड बाय वर्ब, और उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कोई नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट नाउन है तो किसी का नाम होगा, तो नाम है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह पे कोई प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन किस केस में होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस में। लेकिन आपने सेंटेंस को शुरुआत किससे किया जाता है? सब्जेक्ट से, लेकिन सेंटेंस के शुरुआत हमने क्या डाल दिया है? ऑब्जेक्टिव केस। सेंटेंस पूरा रॉन्ग हो गया आपका। सभी का सब्जेक्टिव केस अलग होता है, ऑब्जेक्टिव केस अलग होता है, पॉजिटिव केस अलग होता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि हर एक का सेंटेंस में अलग अलग पोजीशन है, अलग अलग रोल है, उसको उसी जगह बैठना होगा जिस जगह के वो लायक है, जिससे सेंटेंस की खूबसूरती और मीनिंग पे कोई असर ना पड़े। आपने जैसे ही हिम को, ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्ट के जगह पे रख दिया, पूरा सेंटेंस ही गलत हो गया, क्योंकि हिम का काम वर्ब के बाद है, वर्ब के पहले नहीं। जैसे आई नो हिम। अब यहां पे देखो, नो ये क्या है? हमारा वर्ब है। अगर ये वर्ब है मतलब एक्शन है, किसी को जानना भी एक तरह का काम होता है, ठीक है। तो कौन जान रहा है? आई। तो ये किस केस में है? सब्जेक्टिव केस में। आई का सब्जेक्टिव केस आई ही होता है, आई का सब्जेक्टिव केस आई होता है। और ये है तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा।
तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में वी आर यूजिंग प्रोनाउन, हम किसको यूज कर रहे हैं, प्रोनाउन को यूज कर रहे हैं। हिम किसका फॉर्म है, ही का ही फॉर्म है, ठीक है। तो अगर वर्ब के बाद अगर मुझे कोई प्रोनाउन यूज करना है, अगर यहाँ पे होता आई नो राम, आई नो श्याम, तो कोई दिक्कत नहीं है, पर नाउन आप यूज नहीं कर रहे हो, आप यूज कर रहे हो प्रोनाउन, ठीक है। तो अगर प्रोनाउन यूज कर रहे हो तो आपको किस केस में यूज करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट ही आता है। क्योंकि मैं जानता हूं, तो मेरा जो जानने का जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट कौन रिसीव कर रहा है, द पर्सन और द ऑब्जेक्ट इज रिसीविंग द रिजल्ट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। तो कुछ भी एक्शन होता है ना, एक्शन को करने वाला एक आदमी होता है, और जो एक्शन हो रहा है उसके रिजल्ट को रिसीव करने वाला भी कोई होता है। जो रिजल्ट को रिसीव करता है वो वर्ब के बाद आता है, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के प्लेस पे अगर आप प्रोनाउन आप यूज कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। अब बताओ, ये हिम यहाँ पे है, आई नो हिम, क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। अब तुम मुझे बताओ, हिम के जगह पे क्या मैं ही लिख सकता हूं, आई नो ही लिख सकते हैं, आई नो हिज, ये आपका सब्जेक्टिव केस हुआ, ये आपका पॉजिटिव केस हुआ। क्या आप बताओ, वर्ब के बाद ये दोनों में से कोई भी एप्रोप्रिएट है, नहीं है, क्योंकि इन दोनों की पोजीशन यहाँ पे नहीं है। वर्ब के बाद केवल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा। सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल सेंटेंस के शुरुआत में है, पॉजिटिव केस का इस्तेमाल बिलोंगिंग्स, ओनरशिप, कोई चीज आपका है, आपके पोजीशन में है, आपके अधिकार में है या किसी और के अधिकार में है, तो पोजीशन बताने के लिए, ओनरशिप बताने के लिए, एक रिश्ता बताने के लिए हम पॉजिटिव केस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि लिखा मैंने, ही इज राइटिंग अ लेटर टू हुम, ही इज फादर, तो ये फादर जो है किसका है, ही का है, तो ही का अगर फादर है तो हिज फादर हो जाएगा, शी होने से क्या हो जाएगा, हर फादर हो जाएगा, आई होने से क्या होगा, माई फादर हो जाएगा, यू होने से योर फादर, दे होने से देयर फादर, और वी होने से आवर फादर। आप समझ रहे हो बात को। तो जैसा सब्जेक्ट होगा पॉजिटिव केस भी उसी के हिसाब से होगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो ऑब्जेक्टिव केस देखो, जैसे कि आई बताओ कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है, कोई दिक्कत, क्लियर दिख रहा है। तो हेल्प क्या है, हेल्प आपका वर्ब है, हेल्प क्या है आपका वर्ब है। मैंने हेल्प किया, किसको हेल्प किया, राहुल को, तो ये कौन सा केस हुआ, ऑब्जेक्टिव केस। हालांकि यहां मैंने नाउन को इस्तेमाल कर लिया, राहुल क्या है, नाउन है, कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन। किसी भी स्पेसिफिक व्यक्ति का जो नाम होता है उसे तो प्रॉपर, तुम्हारा मेरा नाम जो भी है जिससे हमें पुकारा जाता है वो हमारा स्पेसिफिक पहचान है, तो हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। सो आई हेल्प राहुल इन हिज स्टडी। अब बताओ, राहुल को मैं क्या मदद कर रहा हूं, उसकी पढ़ाई। तो ये पढ़ाई का रिलेशन किससे है, राहुल, और राहुल एक नाउन है, और एक ही नाउन को हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, तो नाउन राहुल के लिए कौन सा वर्ड आएगा, ही। और स्टडीज का रिलेशन, मुझे यहाँ पर रिलेशन शो करना है, पोजीशन शो करना है कि स्टडीज किसका है, राहुल का है, राहुल का मतलब होता है ही, और मुझे यहाँ पे क्या यूज करना है, ही का पॉजिटिव केस, तो क्या आ जाएगा, हिज स्टडी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो हर एक जगह पे नाउन के अलग अलग केस का बहुत इंपॉर्टेंस है, इस पे दुनिया भर का लंबा चौड़ा सवाल आता है एरर फाइंडिंग में। टीचर, अब देखो टॉट किसका पास्ट टेंस है, टीच का, टीच वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और ये वर्ब का सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस। जब वर्ब को पास्ट टेंस में लिख दिया तो क्या सिंगुलर क्या प्लूरल, तो एक ही हो गया। अब बताओ, ये वर्ब है, वर्ब यानी कि एक्शन, एक्शन यानी काम, काम अगर हो रहा है तो करने वाला कौन है, टीचर। तो किस केस में हुआ, सब्जेक्ट। अब टीचर कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन, क्योंकि लड़का लड़की दोनों के लिए इस्तेमाल होता है ना, ये कौन सा नाउन हो गया, कॉमन नाउन। तो टीचर सब्जेक्टिव केस है, कॉमन नाउन है, पढ़ाया, किसको पढ़ाया, ये वर्ब है। तो वर्ब के बाद अगर मुझे यहाँ पे प्रोनाउन अगर यूज करना है, मुझे अगर यहाँ प्रोनाउन यूज करना है तो किस केस में यूज करना पड़ेगा, वर्ब के बाद कोई भी प्रोनाउन किस केस में आएगा, बोलो, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, ठीक है। तो देखो हर है, अब तुम मुझे बताओ हर किससे बनता है, शी से। क्या मैं यहाँ पे टॉट के बाद शी लिख सकता हूँ कि टीचर टॉट शी इंग्लिश ग्रामर, क्या आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, क्या ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, नहीं, बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। आपको वर्ब के बाद किसी भी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। हाँ, आप हर नहीं लिख के आप लिख सकते हो टीचर टॉट आदित्य, अदिति, सुमन, अंजलि, आप नाम लिख दो तो चलेगा, लेकिन आप नाउन का इस्तेमाल नहीं करके प्रोनाउन का इस्तेमाल अगर कर रहे हो तो आप उसको ऑब्जेक्टिव केस में रखो, क्योंकि वर्ब के बाद यूज करोगे तो किसी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा। वर्ब के पहले यूज कर रहे हो सेंटेंस को स्टार्ट करने के, सेंटेंस को स्टार्ट देने के लिए, तो सब्जेक्टिव केस में होगा। यहाँ पे ये कॉमन नाउन है,
यहाँ पे ही भी हो सकता है, ही टॉट हर, आई टॉट हर, यू टॉट हर, वी टॉट हर। समझ में आ रहा है बात? तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। इसे कहते हैं कर्ता ने कर्म को, हिंदी में पढ़े हो ना, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने किया, कर्म को असर पड़ा, ये जो होता है वही वाला केस है। खैर, इसके बाद देखो कौन सा केस है, पोजेसिव केस। पोजेसिव केस, कोई भी चीज वस्तु किसका है, उसका संबंध किसके साथ है, वो किसको बिलोंग करता है, उसका ओनर कौन है। तो कहते हैं ना मेरा, तुम्हारा, उसका, उसकी, ठीक है। ये जो आपको शो करना है सेंटेंस में, अगर मीनिंग में ऐसा पता चल रहा है तो आपको वहां पे प्रोनाउन का पॉजेसिव केस इस्तेमाल करना है, या नाउन भी लगा रहे हो तो उसमें एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करना है। क्योंकि नाउन में जैसे ही से तुम हिज बना लोगे, योर्स यू से योर बना लोगे, आई से माई बना लोगे, वी से आ बना लोगे, लेकिन राहुल लिखा हुआ है, राहुल से क्या बनाओगे? तो नाउन जब लगेगा तो नाउन में क्या लगेगा, एपोस्ट्रोफी एस, तब वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव केस बन जाएगा। देखो, द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल्स आर्किटेक्चर, देखो द ब्यूटी ऑफ द आर्किटेक्चर किसका, ताजमहल का। ताजमहल क्या है, प्रॉपर नाउन। और हमें यह बताना है कि जो ताजमहल की आर्किटेक्चर की जो सुंदरता है, क्योंकि ताजमहल लोग क्यों देखते हैं, आर्किटेक्चर का मार्बल है ना, वो तो वंडर है। तो आर्किटेक्चर किसको बिलोंग करता है, ताजमहल को। और ताजमहल चूंकि एक नाउन है, प्रोनाउन नहीं है, तो यहाँ क्या लगेगा हमारा, एपोस्ट्रोफी एस। अभी पढ़ेंगे रूल सारा, ज्यादा नहीं है, खत्म हो जाएगा आज। सो द ब्यूटी ऑफ द, ऑफ का भी इस्तेमाल हम लोग क्या के लिए करते हैं, ब्यूटी किसका, ब्यूटी किसका बताओ, ताजमहल का। और ताजमहल का कौन सा ब्यूटी, तो आर्किटेक्चर ब्यूटी। यहाँ पे हम ताजमहल की ब्यूटी को ऑफ से बता रहे हैं, ये भी तुम्हारा पॉजिटिव केस है। ऑफ का इस्तेमाल भी पॉजिटिव केस के रूप में किया जाता है, ठीक है। द ब्यूटी किसका, ऑफ द ताजमहल, ताजमहल का क्या, आर्किटेक्चर क्या है, वो इज ब्रेथ टेकिंग, सांसें रोक देता है, माने मनमोहक है। नया कार, नया कार किसका है, मेरे फ्रेंड का। अब बताओ, माई, आई से बनने वाला पॉजिटिव केस है कि नहीं है। तो फ्रेंड किसका, मेरा, मेरा फ्रेंड, तो माई फ्रेंड, ये पूरा हो गया सब्जेक्ट। और कार किसका है, कार किसका है, मेरे दोस्त का, मेरे दोस्त का कार, फ्रेंड कॉमन नाउन है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा हमारा, एपोस्ट्रोफी एस। अगर यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाओगे तो पॉजिटिव केस कैसे आएगा, क्योंकि ये तो नाउन है। प्रोनाउन होता ही होता तो हिज लगा देते, शी होने से हर लगा देते। तो माई फ्रेंड्स न्यू कार इज क्वाइट इंप्रेसिव। दोज आर द पॉज ऑफ द किटन, वो सारे क्या है, बिल्ली के पंजे हैं। अब बताओ, पंजे किसके हैं, किटन के हैं, बिल्ली के बच्चों के हैं। उसके लिए कौन सा इस्तेमाल किया गया, ऑफ। अब तुम मुझे बताओ, अगर मैं यहां से ऑफ को हटा दूं तो क्या हम बता पाएंगे कि ये पंजा किसका है। दोज आर द पॉज द किटन, पॉज किसका, ऑफ द किटन। तो ऑफ का भी इस्तेमाल पॉजिटिव केस के तौर पे किया जाता है। इतना क्लियर हुआ। वोकेटिव केस कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। वोकेटिव केस मैं आपको बता देता हूं। देखिए, हे जॉन कुड यू पास द सॉल्ट, आप डाइनिंग टेबल में बैठे हो और थोड़ा वो नमक पास करना। तो जब आप किसी को उसके नाम से, एलेक्स कुड यू प्लीज हेल्प मी विथ दिस टास्क, होता है ना, एक जगह बैठे हुए हैं, डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, किसी पार्टी कर रहे हैं, तो कुछ मांगना हो, चाहना हो, तो हम उसके नाम से उसको पुकारते हैं। जब आप किसी को उसके नाम से ग्रीट करते हो, पुकारते हो, ठीक है, तो इस केस को जो यहाँ लिखा हुआ है, सॉरी, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, हे जॉन और एलेक्स या कोई भी नाम आप पुकारते हो, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वोकेटिव केस। व्हेन यू कॉल आउट बाय विद देयर नेम, व्हेन यू कॉल आउट समवन विद देयर नेम, बाय देयर नेम, जब आप किसी को उसके नाम से पुकारते हो तो वो नाम उसका क्या बन जाता है, वोकेटिव केस बन जाता है। हे जॉन कुड यू पास द सॉल्ट, एलेक्स कुड यू प्लीज हेल्प मी विद दिस टास्क, एलेक्स क्या तुम मुझे इस काम में मेरी मदद करोगे। तो ये जो आपने नाम लिया, अभी नाम लेके पुकारा, दिस इज कॉल्ड वोकेटिव केस। कुछ नहीं है, आसान था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया हमारा। अब जो मैंने आपको सिखाया उसको मैंने क्या किया है, एक टेबल के माध्यम से सब कुछ मैंने लिख दिया लाइफ में। इसके अलावा और किसी भी चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अलग अलग केस देखो, यहां मैंने लिखा है प्रोनाउन, यहाँ पे उसका नॉमिनेटिव केस, उसका ऑब्जेक्टिव केस, उसका पोजेसिव डिटरमाइनर, मैंने पोजेसिव एडजेक्टिव याद है, पोजेसिव एडजेक्टिव, जिसके बाद क्या क्या का जरूरत पड़ता है, नाउन का जरूरत पड़ता है।
और एक है पोजेसिव प्रोनाउन और एक है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे, और जो केस है, केस के लिए बता दूं, केस को, प्रोनाउन को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। मैंने ये पहले भी करवा दिया है, फिर भी एक बार यहाँ बोल देते हैं, बहुत लोग शायद नहीं थे उस समय। पर्सन, ठीक है, एक होता है फर्स्ट पर्सन यानी स्पीकर, जो वक्ता होता है, जो बोलने का काम करता है। जैसे कि मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूं तो मैं स्पीकर हूं, तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, ठीक है। उसके बाद होता है सेकंड पर्सन यानी कि लिसनर, और एक हो गया थर्ड पर्सन, मतलब उत्तम पुरुष, द्वितीय पुरुष, अन्य पुरुष हिंदी में कहते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ऑफ whom we are talking about, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जो पर्सन है इसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक सिंगुलर होता है और एक क्या होता है, प्लूरल होता है। तो फर्स्ट पर्सन यानी कि जो स्पीकर है, जैसे मैं अभी स्पीकर हूं तो मैं अकेला हूं, तो मैं अगर अकेला हूं तो सिंगुलर हुआ, तो फर्स्ट पर्सन क्या हो जाएगा, आई, ठीक है, सिंगुलर में। लेकिन अगर हम प्लूरल की बात करें, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, कि मान लो मेरे साथ और भी 2 टीचर होते और वो भी आपको लेक्चर दे रहे होते या क्लास ले रहे होते, तो स्पीकर एक से ज्यादा है, तब क्या हो जाएगा, वी। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है आई, अब प्लूरल कौन होता है, वी। सेकेंड पर्सन दोज हु आर लिसनर, जैसे कि आप लोग सुनने का काम कर रहे हो, यू ऑल आर लिसनर, आप लोग श्रोता लोग हो, ऑडियंस हो। अगर एक ऑडियंस सुनने वाला है तो भी क्या होगा, यू, और एक से अधिक है तो भी क्या होगा, यू, ठीक है। थर्ड पर्सन जो यहाँ हमारे पास आसपास नहीं भी हो सकते पर उनके बारे में हम बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो वो अगर सपोज अगर वो मेल है तो क्या होगा, ही, फीमेल है तो शी, और कोई क्रिएचर है, ऑब्जेक्ट है, थिंग्स है, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, इट का इस्तेमाल करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो जब भी आपसे पूछूं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है, तो आपको बताना है सर सिंगुलर होता है ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम। ही के जगह बोल दिए राम, शी के जगह बोल दिए अदिति, इस तरह से, ठीक है। और थर्ड पर्सन प्लूरल क्या हो जाएगा हमारा, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक से अधिक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, दे। तो ये एक्चुअली पूरा पर्सन हो गया। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई हुआ, प्लूरल हो गया वी। सेकेंड पर्सन दोज हु लिसन टू आवर स्पीच, यू, सिंगुलर में भी यू, एक आदमी के लिए भी यू, एक से अधिक के लिए भी यू। और थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या हो जाएगा, ही, शी, इट, और प्लूरल क्या हो जाएगा हमारा, दे। ये क्लियर हुआ। तो चार्ट पे आते हैं। सबसे पहले कौन है, आई। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। आई से हम सेंटेंस को शुरू करते हैं ना, आई वेंट टू स्टोर, मतलब मैं कहाँ गया था, मैं स्टोर गया था, पास्ट टेंस है। और स्टोर जाना क्या है, वर्ब है, और वर्ब करने वाला कौन है, आई। तो आई किस केस में रहा, सब्जेक्टिव केस में। अब आई को मुझे ऑब्जेक्टिव केस में यूज करना है। अगर किसी प्रोनाउन को अगर आपको ऑब्जेक्टिव केस में यूज करना है तो आपको उसको वर्ब के बाद ले जाना होगा। वर्ब के बाद तो लिखा मैंने दे सॉ मी देयर। अभी सॉ वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, क्या है कि नहीं है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। और यहाँ पे दे कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है दे का। और मी क्या है, आई का ऑब्जेक्टिव केस। ये कौन सा केस हुआ, ऑब्जेक्टिव केस हुआ, क्योंकि किसका इस्तेमाल किसके बाद हुआ है, वर्ब पर। दे सॉ मी, मैं यहाँ पे दे सॉ आई नहीं लिख सकता, क्योंकि आई का इस्तेमाल सेंटेंस को शुरू करने का है, मी का इस्तेमाल सेंटेंस को खत्म करने का है या वर्ब के बाद आने का होता है। अब मुझे इस्तेमाल करना है पोजेसिव डिटरमाइनर या एडजेक्टिव, माने इसी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। कह रहा है कि दैट्स माई बुक, दैट्स मतलब शॉर्ट में लिखते हैं ना, यानी कि दैट इज माई बुक, ठीक है। अब यहां पे एक चीज देखो कि यहां पे माई का इस्तेमाल किया गया है। माई क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव।
अगर ये पॉजिटिव केस तो है ही, मेरा एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव किसे क्वालिफाई करता है? नाउन को। तो जब भी आप इस तरह के प्रोनाउन के पॉजिटिव एडजेक्टिव या पॉजिटिव डिटरमाइनर के फॉर्म को यूज कर रहे हो, तो इसके बाद एक नाउन क्या होता है? कंपलसरी होता है। ठीक है, बात समझ में आया? अब मैंने क्या किया, इसी को थोड़ा अलग से लिखा। मैंने माई के जगह किसको यूज किया? माइंड। तो देखो, ये जो बुक था, जो माई के बाद आया था, क्योंकि एडजेक्टिव अपने बाद आने वाले नाउन को क्वालिफाई करता है। लेकिन जैसे ही मैंने माई को पॉजेसिव प्रोनाउन क्या माइन से रिप्लेस किया, देखो बुक पहले चला गया, क्योंकि माइन के बाद किसी भी तरह के नाउन की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि व्हाट इज द प्रोनाउन? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच रिप्लेसेस अ नाउन। प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो नाउन को हटा के खुद आ जाते हैं। तो अगर ये प्रोनाउन है, तो ये नाउन को हटा के आया है। वो कौन सा नाउन है? बुक। देखो बुक पहले चला गया, दैट बुक इज माइन। माइन के बाद किसी भी तरह का नाउन नहीं आएगा। इसके ऊपर भी एरर फाइंडिंग आएगा तुमको। आपको पॉजेसिव प्रोनाउन दे देगा, लेकिन उसके बाद नाउन दे देगा। आपको याद ही नहीं रहेगा उस समय कि हाँ इसके बाद नाउन नहीं चाहिए था। पढ़ने में लग रहा है सही, पर ग्रामेटिकली वो गलत है। यहाँ पे पढ़ने में सही लग रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, ग्रामेटिकली सही होना चाहिए। दैट्स द ओनली थिंग दैट मैटर्स। और एक हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? व्हेन वी वांट टू एम्फसाइज ऑन द फैक्ट दैट द स्पेसिफिक थिंग हैज डन बाय समवन, ठीक है, और समबडी। कोई काम किसी के द्वारा खुद किया गया है। मैंने ये काम खुद किया है। खुद किया मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैंने ये काम किया है। एक होता है मैंने ये काम खुद किया है। तो चीजों पे जोर देने के लिए, उसको एम्फसाइज करने के लिए, चीजों पे कि इसका इंपॉर्टेंस बताने के लिए, काम मैंने खुद अकेले किया है, इसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो आई से क्या बनता है? माई सेल्फ। क्योंकि आई का पॉजिटिव केस क्या है? माई, तो माई सेल्फ होगा। तो आई डिड इट माई सेल्फ, मतलब मैंने ये खुद किया है, मैंने ये खुद किया है। इसी तरह से आप फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो गया, और फर्स्ट पर्सन क्या है? ये प्लूरल। वी आर एक्साइटेड, ये ऑक्सिलरी वर्ब है जो मेन वर्ब को हेल्प करता है। ये कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब है। तो ये सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि एक्साइटेड होने का काम कौन कर रहा है? वी। अब वी का इस्तेमाल करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस। अगर ये ऑब्जेक्टिव केस है, जो कि है, तो वर्ब के बाद इस्तेमाल होगा। दे कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस। ये हो गया वर्ब, है ना, और वर्ब के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। तो वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? अस। दे इनवाइटेड अस, ठीक है। अब हम इस्तेमाल करेंगे वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव, जिसके बाद एक नाउन चाहिए। तो क्या होगा? दिस इज आवर, और आवर के बाद क्या लगा? नाउन लगा है। दिस इज आवर हाउस, ये हमारा घर है। तो ये नाउन है, और घर किसका? हमारा है। तो ये हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव। अगर ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव किसे क्वालिफाई करेगा? अपने बाद आने वाले नाउन को क्वालिफाई करेगा। लेकिन जैसे ही आवर के जगह हम आवर्स आवर्स का इस्तेमाल करेंगे, तो ये तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन ये क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है। अगर प्रोनाउन है, तो इसके बाद क्या किसी भी तरह का नाउन आएगा? नहीं आएगा। देखो वो जो हाउस था ना, जो कि एडजेक्टिव के बाद आता था, प्रोनाउन के पहले ही चला गया, क्योंकि ये नाउन को रिप्लेस कर देता है और प्रोनाउन उसके जगह पे चला आता है। ठीक है, और वी से हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा? चूंकि वी प्लूरल है, और अगर जैसे आई सिंगुलर था तो सेल्फ लगा था एफ, लेकिन अगर प्लूरल होगा तो एफ क्या बन जाता है? वी ई एस, मैंने सिखाया था। तो वी डिड इट आवरसेल्फ, हमने ये खुद किया है। क्योंकि वी होगा तो आवरसेल्व्स होगा। वी लिख के माई सेल्फ नहीं लिख सकते हो, क्योंकि वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवरसेल्फ सेल्व्स होता है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पर्सन। सिंगुलर भी यू होता है, प्लूरल भी यू होता है, दोनों सेम होता है। ठीक है, इन दोनों की हम बात कर रहे हैं, इन दोनों की हम बात कर रहे हैं। यू आर माई फ्रेंड, आर यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब, क्योंकि इसके अलावा कोई वर्ब है यहाँ पे। तो जब ऑक्सिलरी वर्ब के अलावा सेंटेंस में कोई और वर्ब ना हो, तो वही ऑक्सिलरी वर्ब उस सेंटेंस का मेन वर्ब बन जाता है। नहीं तो ऑक्सिलरी वर्ब का काम क्या है? मेन वर्ब को हेल्प करना, कि तुम किस टेंस में हो, तुम किस टेंस में हो, किस टाइम में तुम्हें लिखा गया है, वो हेल्प करता है ऑक्सिलरी। लेकिन यहाँ तो आर के अलावा कुछ है ही नहीं, तो आर ही मेन वर्ब बन गया। ठीक है, तो सब्जेक्टिव केस कौन है? यू। यू आर माई फ्रेंड, क्योंकि ये क्या बता रहा है? स्टेटस, कि तुम मेरे कौन हो? तुम मेरे दोस्त हो। तो ये बताना भी एक तरह का काम हुआ, एक्शन हुआ। तो यू सब्जेक्टिव केस हुआ। यू का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है? सेम, यू ही होता है। यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होता है। यू एक ऐसा प्रोनाउन है जिसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों सेम होता है। आई सॉ यू, आई कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस। ये क्या हो गया? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और ये क्या हो गया? वर्ब के बाद जो आएगा वो कौन है? ऑब्जेक्टिव केस। आई सॉ यू देयर, मैंने तुम्हें वहां देखा था।
तो यू से सेंटेंस शुरू भी होता है, यू से सेंटेंस खत्म भी होता है। अब तो वर्ब के पहले भी यू आता है, वर्ब के बाद भी आता है, लेकिन वर्ब के पहले है तो सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद है तो वो ऑब्जेक्ट है। अब देखो इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन होता है? योर। और अगर ये एडजेक्टिव है तो इसके बाद क्या चाहिए हमको? नाउन चाहिए। इज दिस योर पेन? क्या ये तुम्हारी कलम है? तो चूंकि ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव अपने बाद आने वाले किसी नाउन को ही क्वालिफाई करता है, तो वो है पेन। और अगर हम योर के जगह पे अगर हम योर्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये है पॉजेसिव प्रोनाउन। और पॉजेसिव प्रोनाउन 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 नाउन को हटा के आता है, इसलिए इसके बाद कोई नाउन नहीं चाहिए। दैट ये पेन जो है ना फर्स्ट में चला जाएगा, ये पेन शुरू में चला जाएगा, दैट पेन इज योर्स, वो कलम तुम्हारी है। ठीक है। और चूंकि यू क्या है, सिंगुलर में भी यूज होता है, प्लूरल में भी यूज होता है, इसके लिए क्या करेंगे? योरसेल्फ, यू डिड इट योरसेल्फ। ठीक है। अगर प्लूरल सेंस में है तो योरसेल्व्स भी लिख सकते हो। ठीक है। तो दोनों में सेम है, यू आर टैलेंटेड, आई सॉ यू देयर, इज दिस योर कार, दैट कार इज योरसेल्व्स। देखो अगर ये प्लूरल हो गया तो ये क्या बन गया हमारा? योरसेल्व्स। क्योंकि हमें नहीं पता ना यू क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर सिंगुलर है, एक आदमी है तो योरसेल्फ, एक से अधिक है तो योरसेल्फ। इसके बाद थर्ड पर्सन ही हो सकता है, शी हो सकता है, कोई क्रिएचर, ऑब्जेक्ट, थिंग्स है तो इट हो सकता है। जैसे ही इज बिजी, शी इज बिजी, इट इज बिजी, तो ये सब्जेक्टिव केस हो गया। इस क्या हो गया हमारा? मेन वर्ब। और बिजी होना क्या बता रहा है कि हम इस वक्त किस स्टेटस में है या किस कंडीशन में है। ठीक है। उसके बाद ही वी क्या है? सब्जेक्टिव केस है। मेट क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और हम किससे मिले? अगर ही से मिले हैं तो वर्ब के बाद ही का क्या हो जाएगा? हिम, ऑब्जेक्टिव केस। शी का क्या हो जाएगा? हर, ऑब्जेक्टिव केस। इट का ऑब्जेक्टिव केस भी इट ही होता है, यू की तरह। ठीक है। उसके बाद हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज करना है। इज दिस हिज बैग, इज दिस हर बैग, इज दिस इट्स बैग। क्या इसका जो बंदर लोग जो आजकल जो चिंपैंजी होता है वो भी तो इंसान की तरह बिहेव कर रहे हैं ना, बैग ले घूम रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं वगैरह वगैरह। दैट बैग, अब देखो ये बैग जैसे ही आगे चला जाएगा इसका मतलब आगे हमें क्या यूज करना है? प्रोनाउन। दैट बैग इज हिज। देखो हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव भी है और हिज पॉजेसिव प्रोनाउन भी है, लेकिन हर अलग है। हर का एडजेक्टिव फॉर्म होता है हर, और प्रोनाउन फॉर्म क्या होता है? हर्स। और इट का प्रोनाउन क्या होता है? इट्स। ठीक है। दोनों में सेम है, ये भी यहाँ भी इट्स है और यहाँ भी इट्स है, तो दोनों जगह पे यानी कि हिज को और इट्स को तुम दोनों केस में इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। और ही से क्या बनता है? हिमसेल्फ, शी से हरसेल्फ, इट से इटसेल्फ, डिड इट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या बच गया हमारा? दे वॉन द गेम, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है क्योंकि विन का पास्ट टेंस होता है। क्या जीता? गेम। तो ये भी ऑब्जेक्ट है लेकिन ये प्रोनाउन नहीं है, नाउन है। गेम मैंने खेलते, इसमें कोई केस नहीं है, ये वर्ब के बाद आया है। हमने जीता, क्या जीता? तो गेम जीता, टूर्नामेंट जीता। किसने जीता? दे, तो सब्जेक्टिव केस हुआ। यहाँ पे वी दे का हमने क्या यूज किया है? देम, क्योंकि ये वर्ब है। सौ क्या है? वर्ब है। वी क्या है? सब्जेक्टिव केस, तो ये क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्टिव केस। देयर क्या हो गया इसका? पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो इसके बाद क्या चाहिए हमको? नाउन चाहिए। और इसी देयर के जगह पे अगर हम देयर्स को इस्तेमाल करेंगे तो इसके बाद किसी नाउन की जरूरत नहीं है, नाउन देखो पहले आ चुका है। तो ये हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन, ये हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव। और दे चूंकि प्लूरल है तो क्या हो जाएगा? देमसेल्व्स डिड इट, उन लोगों ने खुद ही काम किया है। सो ये है टोटल। जब टेंस पढ़ाएंगे, जब टेंस में जाएंगे हम लोग को दोबारा ये पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं वहाँ ये नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये ऑलरेडी आपका हो चुका है। वहाँ सेम टू सेम टेंस के पहले यही पढ़ाना पड़ता है, बिना इसको पढ़े टेंस नहीं होगा। अगर आप इफ यू डोंट नो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या है, सेकंड पर्सन प्लूरल क्या है, टेंस में आप हाथ भी नहीं लगा सकते। तो ये कंप्लीट नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो आपको केस में पढ़ना है, इसके ऊपर एरर फाइंडिंग आपको आएगा क्योंकि आज क्लास लास्ट है ना उनका। इसके बाद हम लोग कल जो है सीधे सीधे एप्लीकेशन में चले जाएंगे, यानी जो प्रीवियस ईयर के सवाल है उस पर चले जाएंगे। करेक्ट सेंटेंसेस, इनकरेक्ट सेंटेंसेस। क्या बोला है? डू नॉट यूज एपोस्ट्रोफी एस, मतलब पॉजिटिव केस। एपोस्ट्रोफी एस लगाने का क्या मतलब होता है? पॉजिटिव केस करना। विथ नॉन लिविंग थिंग्स, किसी भी निर्जीव जिसमें प्राण नहीं है, नॉन लिविंग है, ठीक है, उसके साथ कभी भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है।
बल्कि उसको एलाबोरेट करके लिखना है किसकी मदद से, ऑफ की मदद से। आई रिपीट अगेन कि अगर कोई निर्जीव वस्तु है जिसमें कोई प्राण नहीं है, उसमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है, उसमें ऑफ लगा के उसे क्या करना है, एलाबोरेट करना है। कैसे, देखो, जैसे डूबते सूरज की खूबसूरती, तो बताओ सनसेट लिविंग है कि नॉन लिविंग है? सनसेट जो है एक नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग, इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाना इनकरेक्ट है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको तो हमको दिखाना ही पड़ेगा पोजीशन, लेकिन पोजीशन दिखाने के लिए मेरे पास कौन सा वर्ड है, ऑफ। हमें आपको एलाबोरेट कर देना है, क्या करना है, द ब्यूटी ऑफ द सनसेट, उसका कुछ भी लिखो, ये है मेन। तो हमने क्या किया, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उसको ऑफ के जरिए उसके पूरे चीज को हम एलाबोरेट करते हैं। सनसेट्स ब्यूटी का मतलब होता है द ब्यूटी ऑफ द सनसेट, लेकिन चूंकि ये नॉन लिविंग है आपको एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है। सेम ओशियन साउंड, महासागरों की आवाज, नॉन लिविंग थिंग्स है, हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्या लिखेंगे, द साउंड ऑफ द ओशियन। ऑटम्स कलर, क्या लिखेंगे, द कलर्स ऑफ द ऑटम। फ्रेशली बेक्ड ब्रेड का एरोमा, जो फ्रेशली जो भी पका है, जो ब्रेड से निकलने वाली सुगंध है, ब्रेड्स एरोमा, मतलब द एरोमा ऑफ द फ्रेशली बेक्ड ब्रेड। ठीक है, फॉरेस्ट का ट्रैंक्विलिटी, शांति, फॉरेस्ट की नॉन लिविंग थिंग नहीं होगा, क्या होगा, द ट्रैंक्विलिटी ऑफ द फॉरेस्ट, इज होगा क्योंकि पूरा क्या है, हमारा सिंगुलर है। चॉकलेट का टेस्ट, चॉकलेट क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग होता है, क्या होगा, द टेस्ट ऑफ द चॉकलेट। सिटीज एनर्जी, नॉन लिविंग थिंग है, इस्तेमाल नहीं करना है, क्या होगा, द एनर्जी ऑफ द सिटी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखो इस तरह से आपको ना एपोस्ट्रोफी एस जो है किसी भी नॉन लिविंग थिंग के साथ आपको इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि उसको ऑफ के जरिए उसी चीज को एलाबोरेट करना है। सनसेट्स ब्यूटी, द ब्यूटी ऑफ सनसेट। ओशियन साउंड, द साउंड ऑफ द ओशियन। ऑटम्स कलर, द कलर्स ऑफ द ऑटम। फ्रेशली बेक्ड ब्रेड्स एरोमा, द एरोमा ऑफ द फ्रेशली बेक्ड ब्रेड। फॉरेस्ट की ट्रैंक्विलिटी, द ट्रैंक्विलिटी ऑफ द फॉरेस्ट। चॉकलेट्स का टेस्ट, द टेस्ट ऑफ चॉकलेट। सिटीज की एनर्जी, द एनर्जी ऑफ द city. This is the way of using possessive case like of with non-living thing. लेकिन आपको एग्जाम में एपोस्ट्रोफी एस दिया रहेगा, आपको उस बहुत ध्यान देना है लिविंग थिंग्स है कि नॉन लिविंग थिंग्स है। तो आज से एग्जाम में जब जाओगे 4-5 महीने या 6 महीने बाद, उस समय आपको ये बात याद रहे। इसका एक ही तरीका होता है कि रोज आपको ये चीज एक बार पन्ना उलट के एक बार देख तो लेना होगा, ताकि दिमाग में हमेशा बैठा रहे। अब एग्जाम के पहले कॉपी खोलोगे तो कितना खोलोगे, उस समय तो काफी ज्यादा पढ़ाई का काम हो गया होगा, आप हैंडल ही नहीं कर पाओगे फ्रेशर टू। ऐसा कोई भी नाउन, ऐसा कोई भी नाउन, कोई भी नाउन जिसके लास्ट में क्या है, एस है, मतलब वो पहले से ही प्लूरल पे है, या तो पहले से वो प्लूरल हो, जैसे गर्ल का क्या होता है, गर्ल्स, लड़कियां, ये प्लूरल हो गया। या कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जो प्लूरल नहीं है पर उसमें एस है, ये भी सिखाया है मैंने। तो उसके साथ सिर्फ क्या लगाना है, एपोस्ट्रोफी। जो ऑलरेडी एस है दोबारा उसमें एपोस्ट्रोफी एस मत लगाना, वरना आपका वर्ड जो है ना सुपरफ्लुअस हो जाएगा, अननेसेसरी। ठीक है, जस्ट देखो, दैट इज गर्ल्स कॉलेज। अब देखो गर्ल्स में ऑलरेडी एस है, ये लड़कियों का कॉलेज है, एक लड़की का नहीं, लड़कियों का कॉलेज है। तो गर्ल का हम सिंगुलर में क्या लिखते हैं, गर्ल, और प्लूरल में क्या लिखते हैं, गर्ल्स। और हमें ये बताना है कि कोई यहाँ चीज है जो किसकी है, लड़कियों की है, लड़कियों की। तो लड़कियों का इंग्लिश हुआ गर्ल्स, ऑलरेडी एस आ गया तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाओ, गर्ल्स स्कूल। यहाँ पे आप दोबारा एपोस्ट्रोफी एस इस्तेमाल मत करना। यहाँ भी देखो किसका रेसिडेंस है, चार्ल्स का। अब देखो चार्ल्स तो नाम है, अब किसी का नाम में तो तुम एस और एस लगा के बहुवचन नहीं बना सकता है, नाम तो नाम ही होता है। अब उसका नाम के लास्ट में क्या है, एस है, तो सिर्फ क्या लगेगा, एपोस्ट्रोफी लगेगा कि द हाउस इज चार्ल्स रेसिडेंस, चार्ल्स का घर है ये। ठीक है, टीम किसकी है, थॉमस, थॉमस के लास्ट में ऑलरेडी एस है कि नहीं है, तो सिर्फ यहाँ क्या लगेगा, एपोस्ट्रोफी। बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि आज का क्लास खत्म होने के बाद कल से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन, इसलिए आज जाके घर में पूरा नाउन बढ़िया से पढ़ लेना। ठीक है, तो थॉमस में ऑलरेडी एस है, और थॉमस किसी का नाम होता है ना, एपोस्ट्रोफी लगाना है। अब बताओ किसका हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल है, लड़कों का हॉस्टल है ये, तो बॉय का प्लूरल क्या होता है, बॉयज,
तो यहाँ पे सिर्फ क्या यूज करना है हमको, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाना है। तो ऐसे सभी नाउन जिनका अंतिम लेटर एस पे एंड होता है, अगर हमें उसका रिलेशन उसके बाद आने वाले किसी नाउन से शो करना है, आपको पता है ना हॉस्टल नाउन है, आपको पता है ना टीम नाउन है, आपको पता है ना रेसिडेंस क्या है, नाउन है। तो ये क्या है, एडजेक्टिव हुआ ना, ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। एक बात की बात कहना चाह रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी यहां हम इसको बता रहे हैं कि किसका हॉस्टल, बॉयज का हॉस्टल। तो एक तरह से देखें तो एडजेक्टिव है, लेकिन हमें यहाँ चार्ल्स को, थॉमस को और बॉयज को नाउन की तरह ही यूज करना है, क्योंकि एडजेक्टिव में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है। नाउन एंडिंग विद एस, ऐसा कोई भी नाउन जो किस पे एंड होता है, एस पे एंड होता है, उसके लास्ट में केवल क्या लगाना है, एपोस्ट्रोफी लगाना है। आई विल नॉट टर्न डाउन, टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट, ये फ्रेजल वर्ब है, पढ़ाएंगे बाद में। किसका डिमांड, वर्कर्स। तो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स तो बहुत सारे होते हैं, तो वर्कर का प्लूरल क्या होता है, वर्कर्स। तो यहाँ क्या लगेगा, एपोस्ट्रोफी लगेगा, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी एस है। बॉयज आर नॉट अलाउड इन गर्ल्स कॉमन रूम, लड़कों का गर्ल्स के कॉमन रूम में आना अलाउड नहीं है, तो गर्ल्स पहले से बहुवचन में, इट इज ऑलरेडी इन प्लूरल फॉर्म, यहाँ क्या लगेगा, केवल एपोस्ट्रोफी। ये तो हुआ वो नाउन जिसके लास्ट में ऑलरेडी एस है, चाहे वो किसी का नाम हो चाहे प्लूरल हो, आपको सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाना है। लेकिन इसमें देखो हिसिंग साउंड, कौन साउंड, पढ़ने से ही आपको जबान पे एक हिस सा जो है ना, जो एस एच है, वो साउंड जो है रिपीट होगा। जैसे जीसस है ना, जीसस, लास्ट में सा आ रहा है, सा हिसिंग साउंड। तो ऐसा कोई भी वर्ड जिसको पढ़ने से इस तरह का हिसिंग साउंड आता हो, जीसस, मोजेस, पाइथागोरस, सोक्रेटिस, है ना, जस्टिस, कंजाइंस, सब में लास्ट में ये वाला रिपीट हो रहा है ना, एस एच, ऐसे, तो इसे हिसिंग साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हिसिंग साउंड। और हिसिंग साउंड में ही सेम इसकी तरह ही, क्योंकि ऑलरेडी हिसिंग साउंड है, और कितना इसको हिस करेंगे, तो इसलिए खाली क्या लगता है इसमें, ओनली एपोस्ट्रोफी, ओनली। अब तुम बताओ मोजेस में, ये रहा मोजेस, ये लगाओगे तो कैसे पढ़ोगे, मोजेसेस, ऑलरेडी हिसिंग साउंड उसमें है, तो ये एम्बिजस ना हो जाए, सुपरफ्लुअस ना हो जाए, तो सिर्फ इसमें क्या लगाते हैं हम लोग, एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। सोक्रेटिस, जस्टिस और कॉन्जाइंस। आपको समझ में आ रहा है बात, आगे बढ़े। इन दोनों पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पर्सोनिफाइड थिंग्स, अब बताओ पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन, पर्सन से बना है, पर्सोनिफाइड, पर्सन से बना है, देखो पर्सन, और उसके बाद है जैसे कि आइडेंटिफाइड, पर्सोनिफाइड, मतलब कोई ऐसी चीज जो नॉन लिविंग है, उसे प्राण नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे कि उसके हाथ है, उसके पैर है, वो मूव कर सकता है, उसमें मोबिलिटी है, इंसान की तरह बिहेव करता है, लेकिन है तो नॉन लिविंग। तो जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की तरह पर्सोनिफाई करते हो, इमेजिन करते हो, उसको वो फॉर्म देते हो, रूप देते हो, तो उसे कहते हैं पर्सोनिफाइड थिंग। ऐसा कोई भी पर्सोनिफिकेशन अगर होता है तो क्या लगाना है इसके साथ, एस, एपोस्ट्रोफी एस। क्या लगाना है, एपोस्ट्रोफी एस। जैसे ह्यूमन सोसाइटीज मस्ट लर्न टू लिव इन हार्मोनी विथ नेचर्स लॉज। अब देखो नेचर के कानून, अब बताओ कानून तो इंसानों के होते हैं, नेचर माने प्रकृति, प्रकृति कोई इंसान नहीं है, लेकिन प्रकृति के नियम। अब अगर हम कह रहे हैं कि प्रकृति के नियम, तो प्रकृति तो नॉन लिविंग हुआ, पेड़ पौधे लिविंग होते हैं वो अलग बात है, लेकिन ये तो कोई इंसान नहीं है ना जो अपना कानून बना ले। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, हमने क्या किया, एक नॉन लिविंग थिंग्स को हमने पर्सोनिफिकेशन करके बता रहा है कि नहीं इनके भी कानून होते हैं, और इनके कानून के हिसाब से ही मनुष्य के समाज को चलना चाहिए, ताकि सस्टेनेबल बैलेंस रह सके, है ना, पेड़ पौधे इंसान साथ साथ जी सके। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, नेचर को पर्सोनिफाई कर दिया है, नेचर को इंसान के रूप में हम देख रहे हैं, इसलिए इसमें क्या लगेगा हमारा, एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, यहाँ पे देखो नेचर्स लिख के खाली एपोस्ट्रोफी लगाओगे गलत है, या नेचर्स लिख के फिर एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे ये भी गलत है। सही क्या होगा, नेचर, NATURE, नेचर, एपोस्ट्रोफी एस। किसके कानून, नेचर के कानून। ही आंसर्ड द ड्यूटीज कॉल, कर्तव्य उसे बुला रहा है, कर्तव्य की पुकार।
तो कर्तव्य तो कोई आदमी नहीं है जो पुकार रहा हो तुमको, ए आओ जल्दी इधर में। कर्तव्य को देख सकते हो नहीं, कर्तव्य का निर्वाह किया जाता है, कर्तव्य को पूरा किया जाता है, ड्यूटी परफॉर्म की जाती है। ड्यूटी कोई इंसान नहीं है, लेकिन ड्यूटी बुला रहा है, इसका मतलब ड्यूटी को पर्सोनिफाई किया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है। तो यहाँ पे क्या लगेगा हमारा, इज लगेगा। सो द ही आंसर्ड द ड्यूटीज कॉल विदाउट हेजिटेशन शोइंग हिज कमिटमेंट टू सर्विंग हिज कंट्री। यहाँ ड्यूटी में इसको एस नहीं लगेगा, गलत है ये, और ड्यूटीज का बहुवचन करके एपोस्ट्रोफी एस भी गलत है। क्या सही है और क्या नहीं होना चाहिए मैं बगल में इसलिए लिख रहा हूं कि अगर इस तरह से भी आया तो आपको पता होना चाहिए क्या होगा। जब मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं तो यही पढ़ना है, ये अंडरस्टूड है कि ऐसे नहीं होगा, ठीक है। इन टाइम्स ऑफ ग्रीफ, दुख के समय, सॉरोज टीयर्स, टीयर्स माने आंसू, आंसू तो इंसान के होते हैं, जानवर के हो सकते हैं, ठीक है। सौरो माने क्या होता है, तकलीफ, तकलीफ के आंसू कैसे होते हैं, तकलीफ तो कोई इंसान नहीं हुआ। सौरो माने दुख, दुख तो कोई इंसान नहीं है ना, दुख तो दुख हुआ, पर हम दुख के आंसू की बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने यहां दुख को पर्सोनिफाई किया है। वी आर एंज्यूमिंग दैट सॉरो इज अ टाइप ऑफ पर्सन एंड ही हैज हिज टीयर्स, उसके आंसू है। तो ऐसे जब पर्सोनिफिकेशन करोगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। सौरो, सौरो में कभी भी एस लग के एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है, सौरो का बहुवचन बना के एपोस्ट्रोफी एस भी नहीं लगता है। सेम नेचर की ब्यूटी, ब्यूटी तो इंसानों की होती है, नेचर तो दिखता नहीं है, तो नेचर को हम पर्सन की तरह एज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एपोस्ट्रोफी एस। तो ये गलत है, सेम इसके जैसा, नेचर्स में एस लगा के एपोस्ट्रोफी एस नहीं होगा, और इसका बहुवचन बना के एपोस्ट्रोफी एस भी नहीं होगा, ठीक है। सेम एवरी नाइट बिफोर स्लीप शी विस्पर्ड अ सोल्स प्लेयर, आत्मा की प्रार्थना। तो आत्मा तो हम नहीं देख सकते हैं, पर हमने यहाँ सोल, ये बता रहे हैं कि सोल का प्रेयर, ठीक है, हमने इसको पर्सोनिफाई किया, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा हमारा, एस लगेगा। सोल में एस नहीं लगता है, एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा, और सोल्स का बहुवचन बना के एपोस्ट्रोफी एस भी हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ऐसा कोई भी चीज जो पर्सन नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स है, पर हम उसे लिविंग थिंग्स की तरह पर्सोनिफाई कर रहे हैं, पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं, और मुझे पोजीशन दिखाना है, तो आप उसमें क्या लगाना पड़ेगा, एपोस्ट्रोफी एस। बिना उसका प्लूरल बनाए या बिना उसके साथ एस और एस जोड़े, सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस लगा दो, क्योंकि नेचर का स्पेलिंग ही होता है NATURE, ना उसमें एस लगेगा, ना ही एस लगाने के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, सिर्फ नेचर और एपोस्ट्रोफी एस, नेचर्स लॉस, ठीक है। जॉन कीट्स की कविता आप लोगों ने पढ़ी होगी, द डैफोडिल्स। तो डैफोडिल एक फूल है ना, तो वहां पे उन्होंने ये बताया कि जब हवाएं बहती है तो डैफोडिल का जो फूल होता है वो झूमने लगता है, जैसे कि कोई गर्ल जो है, प्रकृति रूपी जो लड़की है, वो वहां पे नाच रही है उस हवाओं के साथ। तो वहां जॉन कीट्स ने क्या किया, उस कविता के माध्यम से पर्सोनिफिकेशन किया है, डैफोडिल को एक सुंदर नर्तकी का रूप दिया है, इसे पर्सोनिफिकेशन करना कहते हैं। आया मेरा बात समझ में। कंपाउंड नाउन, क्या नाउन, कंपाउंड नाउन, तो लास्ट टर्म के साथ क्या लग जाएगा, एपोस्ट्रोफी एस। जैसे मैंने पढ़ाया ना, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, तो मुझे ये बताना है कि फादर किसकी हेल्थ, फादर इन लॉ की हेल्थ, तो जो लास्ट वाला जो लॉ होगा ना, इसमें एपोस्ट्रोफी एस होगा। सिंगुलर और प्लूरल मैंने क्या बताया था कि ये अगर दो ससुर है समझ लो, तो क्या लगेगा, फादर में एस लगाना है, लॉ में नहीं। लेकिन जब मुझे पोजीशन बताना हो, तब यहाँ पे जो अंतिम वाला वर्ड होगा ना, लॉ, उसके साथ लगाना होगा एपोस्ट्रोफी एस। लेकिन सिंगुलर बनाना हो, प्लूरल बनाना हो, तो कहाँ लगेगा, फादर के साथ, और अगर पोजीशन बताना हो तो लास्ट टर्म के साथ। सो आई एम कंसर्न्ड अबाउट माय फादर इन लॉज हेल्थ एंड आई होप ही गेट्स बेटर सून, ठीक है। माय ब्रदर इन लॉज जॉब, मेरे जो साला है उसका काम, काम किसका है, साला का। तो जो लास्ट टर्म है ना, ये वाला कंपाउंड नाउन में हाइफन के बाद जो लास्ट वाला टर्म आता है, इसके साथ हमें एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करना है। माय ब्रदर इन लॉज, आप अगर माय ब्रदर्स इन लॉ करोगे तो नहीं चलेगा, जब प्लूरल बनाओगे तब लिखोगे माय ब्रदर्स इन लॉ, कई साले हैं, यहां बताना है मेरे साले का काम, तो माय ब्रदर इन लॉज जॉब रिक्वायर्स हिम ट्रैवल फ्रीक्वेंटली व्हिच कीप्स हिम बिजी थ्रू आउट द ईयर। तो आपको क्लियर हुआ एकदम से, आई होप सब समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। इसके बाद देखेंगे ज्वाइंट पोजीशन, सेपरेट पोजीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर लगभग मेरे लास्ट सेकंड स्लाइड होगा ये, ठीक है। अब इसको बहुत ध्यान सुनना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में आ चुके हैं और आ रहे हैं। ज्वाइंट पोजीशन का मतलब होता है जहां पे लोग दो या दो से अधिक हैं,
पर उनका अधिकार किसी एक ही चीज पे है। जैसे मोहन एंड सोहन्स हाउस इज अ कोजी प्लेस filled with warmth and laughter। यहाँ पे हाउस की हम बात कर रहे हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना। किसकी बात कर रहे हैं? हाउस की। हाउस किसका है? अब बात यहाँ पे ये है, जानना हमको ये है कि घर किसका है, मोहन का है कि सोहन का है। तो देखो, मोहन फर्स्ट नाउन है, सोहन सेकंड नाउन है, और एपोस्ट्रोफी एस किसके साथ है? सेकंड वाले के साथ है। तो इसका मतलब ये है कि जो घर है ना, ये इन दोनों के ज्वाइंट पोजीशन में है, यानी घर एक ही है, रहते कितने लोग हैं? दो, मोहन एंड सोहन। लेकिन अगर मैं मोहन के साथ भी अगर एपोस्ट्रोफी एस लगा दूं कि मोहन्स एंड सोहन्स हाउस, तब ये क्या बन जाएगा? प्लूरल, क्योंकि मोहन का घर अलग हुआ, सोहन का घर अलग हुआ। देखो लिखा मैंने यहाँ पे, शेक्सपियर्स एंड वर्ड्सवर्थ, लिरिकल पोएट्री। पोएट्री का प्लूरल नहीं होता है, पता है ना आपको, ठीक है? तो यानी कि शेक्सपियर की पोएट्री अलग है और वर्ड्सवर्थ की पोएट्री अलग है। तो ये क्या बन गया? प्लूरल। क्या बन गया? प्लूरल बन गया ना। ये पोएट्री शेक्सपियर की अलग हो गई और वर्ड्सवर्थ की अलग हो गई। क्यों? क्योंकि देखो दोनों में मैंने एपोस्ट्रोफी एस लगाया है, यानी शेक्सपियर हैज डिफरेंट लिरिकल पोएट्री एंड वर्ड्सवर्थ हैज डिफरेंट लिरिकल पोएट्री। तो तुम्हारा जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या बन गया? प्लूरल। तो हमारा वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल। देखो इसमें एस और एस है? नहीं है। है क्या? नहीं है। द शेफ एंड वेटर्स टीम वर्क। अब बताओ टीम वर्क किसका है? दोनों का मिला के। इसलिए अगर टीम वर्क में शेफ और वेटर दोनों उस टीम में शामिल थे तो टीम वर्क दोनों का मिला के है ना, ज्वाइंट है, तो वेटर के बाद एपोस्ट्रोफी एस होगा। अगर तुमने शेफ के बाद भी, और हाँ अगर एपोस्ट्रोफी एस लगाना है तो या तो लास्ट में लगाना होगा अगर ज्वाइंट दिखाना है तो, या फिर फर्स्ट में लगाना होगा, या दोनों में लगाना होगा। फर्स्ट में लेकिन नहीं लगेगा, या तो दोनों में लगाओ या फिर लास्ट में लगाओ। तो अब लास्ट में लगाया है, यानी टीम वर्क इन दोनों का मिला जुला है, तो सिंगुलर हुआ। तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। देखो यहाँ पे एस है, लेकिन अगर यहाँ भी एपोस्ट्रोफी एस होता, यहाँ भी एपोस्ट्रोफी एस होता, इसका मतलब शेफ का अपना टीम वर्क है और वेटर का अपना टीम वर्क है, तब यहाँ क्या होता है? एंश्योर। यहाँ देखो, कंपनी का, द कंपनीज और कॉम्पिटिटर्स का स्ट्रेटेजी, यानी इस कंपनी की स्ट्रेटेजी अलग है और कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजी अलग है। तो दो स्ट्रेटेजीज हुए, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा? IES, और वर्ब हमारा क्या हो गया? प्लूरल। कितना इंपॉर्टेंट है देखो, तो पढ़ के तुमको समझना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ देखो, आदिति एंड आदित्यास स्कूल। अब बताओ इसका मतलब क्या है? इज नोन, इज दिया हुआ है यानी कि सिंगुलर है, यानी एक ही स्कूल है जिसमें अदिति भी पढ़ती है और आदित्य भी पढ़ती है, तो आदित्य के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगा दो। लेकिन अगर अदिति में भी एपोस्ट्रोफी एस होता, यहाँ भी एपोस्ट्रोफी, तो स्कूल्स हो जाता, यहाँ पे आर हो जाता, क्योंकि अदिति की स्कूल अलग है और आदित्य का स्कूल अलग है। लेकिन चूंकि सेकंड नाउन के बाद हमने एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया गया है, यानी एक ही स्कूल में दोनों बच्चे पढ़ते हैं। मेरा बात समझ में आया? अब यहाँ देखो, बिरला का और एक है चोपड़ा का, दोनों का ज्वेलरी शॉप्स यहाँ पे होगा, इज यहाँ क्या होगा? आर हो जाएगा। बिरलाज एंड चोपड़ा ज्वेलरी शॉप्स, क्योंकि बिरला का ज्वेलरी शॉप अलग है और चोपड़ा का ज्वेलरी शॉप अलग है, तो दो हो गए ना। तो रिनाउंड फॉर इट्स एक्सक्लूसिव डिजाइन्स एंड हाई क्वालिटी क्राफ्टमैनशिप। तो जहां पढ़ के पता चलेगा कि दोनों का ज्वाइंट है, तो वहां पे सिर्फ लास्ट वाले में एपोस्ट्रोफी एस लगाना। जहां पढ़ के तुमको लगेगा कि नहीं दोनों का अलग अलग है, तो दोनों में आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। तो ज्वाइंट और सेपरेट आपको समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ये एक्चुअली जेरंड, ये लास्ट है, जेरंड का केस है। जेरंड क्लास में अलग से लूंगा, जब जेरंड पढ़ाऊंगा ना। जेरंड, GERUND, जेरंड का मतलब क्या होता है? देखो जेरंड जो है, इसको सिंपल भाषा में कहते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ING का इस्तेमाल करना। किसका इस्तेमाल करना? ये तो वर्ब हुआ, ये तो वर्ब हुआ, लेकिन ये हुआ एक्चुअली वर्ब, लेकिन इसी को जेरंड की तरह भी यूज किया जाता है तब जब ये वर्ब ना होके वर्बल नाउन की तरह फंक्शन करे। V1 + ING
जैसे कम में लग गया कमिंग, गो में लग गया गोइंग, स्विम में लग गया स्विमिंग, होता है ना, इसे वर्ब कहते हैं। लेकिन जब वर्ब का इस्तेमाल वर्ब नाउन की तरह फंक्शन करे, नाम की तरह फंक्शन करे, तब वही वर्ब क्या बन जाता है, जेरंड। नहीं समझ में आया ना, देखो मैं समझा देता हूँ क्लियर भाषा में। आई एम स्विमिंग इन द पूल, बहुत ध्यान से देखना, अभी क्लियर हो जाएगा आपको। हालांकि जेरंड क्लास में अलग से लूंगा, ठीक है। एम ऑक्सिलरी वर्ब है, ये तो मानते हो, और स्विमिंग कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब। तो यहां पे जो स्विमिंग आपने इस्तेमाल किया है, जो वर्ड होता है स्विम, ये फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें क्या लगा देते हैं, आईएनजी, तो ये कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। इसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। कौन सा पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं इसको हम। और आई क्या है हमारा, सब्जेक्ट केस। तो मैं तालाब में क्या कर रहा हूं, स्विमिंग कर रहा हूं, यानी इस वक्त मैं एक काम कर रहा हूं, उस काम का नाम है स्विमिंग। अब देखो इसी सेंटेंसेस को इसी वर्ड से कैसे लिखा जाता है। स्विमिंग इज अ गुड स्पोर्ट फॉर एथलीट्स। एथलीट्स के लिए स्विमिंग एक अच्छा खेल है। अब मुझे बताओ यहां वर्ब कौन है, इज, यही तो मेन वर्ब है, और तो कोई वर्ब नहीं है, और स्विमिंग क्या है, सब्जेक्ट। अब मुझे बताओ क्या यहां पे कोई स्विम कर रहा है, सेकंड वाले में, फर्स्ट वाले में लिखा है ना आई एम स्विमिंग इन द पूल, तो मैं पूल में तैर रहा हूं, आई एम स्विमिंग इन द पूल नाउ, मैं अभी पूल में तैर रहा हूं, तो काम कर रहा हूं स्विमिंग। लेकिन इस सेंटेंस को पढ़ के लग रहा है कि यहाँ पे कोई स्विमिंग कर रहा है, बल्कि यहाँ पे स्विमिंग क्या है, नेम ऑफ अ गेम। लेकिन इसका स्पेलिंग और इसका स्पेलिंग दोनों सेम है ना, ये भी है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और ये भी है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेकिन एक वर्ड का इस्तेमाल एक सेंटेंस में वर्ब की तरह हुआ, और उसी वर्ड का इस्तेमाल एक सेंटेंस में नाउन की तरह हुआ, है ना। तो जब नाउन की तरह इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे ये खेल का नाम हो गया ना, यहाँ मतलब तैरना नहीं, ये खेल का नाम है तैराकी। यहाँ है तैर रहा हूं, और यहाँ पे है तैराकी, एक अच्छा खेल होता है स्पोर्ट्स के लिए। तो ये स्विमिंग यहाँ पे इसका मतलब एक स्पोर्ट्स का नाम हो गया, सेंटेंस में हमने कैसे यूज किया, एज अ सब्जेक्ट, और यहाँ हमने यूज किया एज अ वर्ब। तो जब इस वर्ब को हम नाउन की तरह यूज करते हैं, व्हेन वी यूज दिस वर्ब एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, दिस वर्ब इज कॉल्ड वर्बल नाउन। क्या बोलते हैं इसको, तब इसी को बोलते हैं वर्बल नाउन, वर्बल नाउन। और इसे ही कुछ नहीं, इसे ही कहते हैं जेरंड, इसे कहते हैं जेरंड। आई एम शूटिंग एट द बर्ड, मैं पक्षी पे निशाना लगा रहा हूं, तो यहाँ शूटिंग क्या हुआ, वर्ब हो गया। शूटिंग इज द नेम ऑफ अ स्पोर्ट इन द ओलंपिक। ओलंपिक में एक खेल का नाम क्या है, शूटिंग। कोई शूटिंग नहीं कर रहा है, पर मैं खेल का नाम क्या है, शूटिंग। तो पहले वाले सेंटेंस में शूटिंग वर्ब था, सेकंड वाले में क्या एक नाम है, वर्बल नाउन, यानी कि जेरंड की तरह यूज किया। बात क्लियर हुआ, क्या है, तो जेरंड कुछ नहीं है, वर्बल नाउन है। वर्ब में आईएनजी लगा के जब उसे नाउन की तरह आप रिप्रेजेंट करते हो, तो उसे वर्बल नाउन जेरंड कहते हैं। ठीक इसी तरह से अभी मैं जेरंड तो अलग से क्लास लूंगा, अभी आपको मैं थोड़ा ये समझा देता हूँ कि यहाँ पे जेरंड को कैसे इस्तेमाल किया गया है। नाउन में एपोस्ट्रोफी एस प्लस जेरंड, जैसे मिस्टर ठाकुर डिलेड, मिस्टर ठाकुर ने क्या कर दिया, डिले कर दिया, क्या, उसके बेटे का, उसके हिज सन्स, उसके बेटे का क्या, गोइंग। यहाँ पे गोइंग वर्ब नहीं है, यहाँ का गोइंग का मतलब होता है रवानगी, टू कॉलेज। उसके बेटे का कॉलेज जाना को उसके पिताजी ने क्या किया, डिले कर दिया, ये है वर्ब। ये वर्ब नहीं है, ये वर्ब प्लस आईएनजी को किस तरह से यूज किया है, नाउन की तरह। जैसे ऐसे लिख सकते हैं ना, सन्स बुक, तो तुम बोलते ना सर ये तो नाउन है ना। इन्होंने क्या किया है, बुक नहीं लिख के क्या लिखा है, सन्स गोइंग।
तो समझो जैसे कि सन के बाद अगर बुक होता तो आप कहते हैं सर बुक तो नाउन है, क्योंकि हम जानते हैं कि बुक नाउन होता है, लेकिन वर्ब भी क्या होता है, नाउन होता है। ये क्या हो गया तुम्हारा जेरंड, क्योंकि नाउन में एपोस्ट्रोफी एस है और नाउन में एपोस्ट्रोफी एस के बाद हम जेरंड का इस्तेमाल करते हैं। नाउन में एपोस्ट्रोफी एस के बाद हम क्या इस्तेमाल करते हैं, जेरंड का इस्तेमाल करते हैं। और देखो ठीक उसके पहले क्या है, पॉजिटिव केस। प्लीज इसको बहुत ध्यान से देखिए, ये थोड़ा सा हाई लेवल की चीज है, ठीक है। मिस्टर ठाकुर डिलेड his sons going to college, his sons going to London, his sons going to Europe। उसके बेटे का जाना, वो जा नहीं रहा है, उसका जाना कैंसिल हो गया। जैसे आप घर में बैठे हो, कल आपकी फ्लाइट है लंदन की, आपके पिताजी ने कल का आपका जो लंदन जाने का जो प्रोग्राम था, कल की जो रवानगी थी, कैंसिल कर दिया। आप तो घर में बैठे हो ना, आज में जाना तो कल है, कैंसिल हो गया। तो आप क्या बोलते हो, मेरा जाना पापा ने कैंसिल कर दिया, मेरा जाना, माई गोइंग टू लंडन इज कैंसल बाय माई फादर। पोजेसिव एडजेक्टिव अभी मैंने पढ़ाया था ना, पॉजिटिव एडजेक्टिव पढ़ाया था ना, प्लस हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का ही मतलब होता है वर्ब प्लस आईएनजी। कमोबेश इसे वर्ब की तरह ही यूज किया जाता है, दिखता लेकिन जेरंड जैसा है। वी शुडंट बी बॉदर्ड, हमें परेशान नहीं होना चाहिए बाई हर, क्या है पॉजिटिव किससे हमें, अब देखो वी शुडंट बी बॉदर्ड बाई, हमें परेशान नहीं होना चाहिए किससे, उसके, हर के कौन, लेट आने से, अराइविंग। तो यहां भी देखो आपको अराइव जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसमें क्या लगा है, आईएनजी, पर यहाँ पे कैसे यूज किया गया है, वर्ब की तरह, उसका आना। यहाँ भी पार्टिसिपल जेरंड ही बोल सकते हैं इसको। वी शुडंट बी बॉदर्ड बाई हर अराइविंग लेट, एवरीवन हैज देयर रीजन, हर एक का अपना कारण होता है। तो उसके लेट आने से हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए, या उसके बेटे के चले जाना, बेटे की रवानगी, उसका लेट आना, ठीक है। आप देखो हर केस में पहले एक पॉजिटिव केस है कि नहीं है, पॉजिटिव केस है कि नहीं है, देखो ध्यान से, ठीक है। एग्जांपल देखो, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ माई, ऐ देखो माई, क्यों, कौन सा केस, पॉजिटिव केस, ऐजे हर, हीज, हर, माई, देख रहे हो। उसके बाद क्या आ रहा है, ब्रदर, क्योंकि देखो यहाँ पे हर है ना, हर ऑलरेडी पॉजिटिव केस है, यहाँ पे माई के बाद तुम एक नाउन लगा दिया, तो नाउन ब्रदर का क्या, ब्रदर का काम, तो ब्रदर में क्या लग गया हमारा, एपोस्ट्रोफी एस। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ माई ब्रदर्स वर्किंग एज अ पियून, मेरे भाई का एक पियून की तरह काम करना के पक्ष में मैं नहीं हूं। तो यहाँ पे देखो माई हो गया तुम्हारा पॉजिटिव केस, उसका तुमने नाउन लगाया, और नाउन के साथ ये बताना है कि उसका क्या, उसका पियोन की तरह काम करना, यानी वर्किंग एज अ पियोन। ये वर्किंग हो गया तुम्हारा पार्टिसिपल या जेरांड कह सकते हैं इसको, वर्बल नाउन कह सकते हैं। इस तरह से भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दो केस हुआ, और तीसरा केस है पैसिव स्टाइल। देखो जब तुमको टेंस पढ़ा देंगे तो टेंस पढ़ने के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव जैसे आई किल्ड अ टाइगर, मैंने, सब्जेक्ट है ये, मार दिया, वर्ब है ये, किसे, ये ऑब्जेक्ट हुआ। पैसिव ये, तो ये एक्शन है, मारने का काम कौन कर रहा है, आई। सेंटेंस में जो काम होता है, उस काम को करने वाला जो होता है, वो सेंटेंस के अगर स्टार्टिंग में ही हो एज अ सब्जेक्ट, और वही मारने का भी काम कर रहा हो, तो हम कहते हैं कि ये जो वर्ब है ना, ये वर्ब, ये किस में है, एक्टिव है, एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या है, एक्टिव है। क्योंकि मारने का काम भी आई कर रहा है, सेंटेंस की शुरुआत भी किससे हो रही है, आई से। अब इसको चेंज करो, 3 नंबर को फर्स्ट में लेके आओ, अ टाइगर, 2 को बीच में रखो, वाज किल, थोड़ा मॉडिफिकेशन होगा, वाज किल वो बाद में पढ़ेंगे, और 1 नंबर को यहाँ रखो, ये 2 नंबर हो गया, और ये 1 नंबर, बाई मी। अब तुम मुझे एक बात बताओ, यहां भी तो मारे जाने का काम हो रहा है, ठीक है, लेकिन मारे जाने का काम यहां भी कौन कर रहा है, मेरे द्वारा हो रहा है, तो मैं मार रहा हूं ना। जो करने वाला होता है, दोज हु डू द एक्शन, जो काम का डूअर होता है, वो हमेशा कहाँ होता है, शुरुआत में।
बताओ सब्जेक्ट के प्लेस पे कौन बैठा है? टाइगर। एंड सब्जेक्ट किसे कहते हैं? डूअर ऑफ द एक्शन को। जो भी सेंटेंस में काम होता है उसे करने का काम ये बंदा करता है। अब तुम मुझे बताओ, सेंटेंस पढ़ के बताओ, सब्जेक्ट के प्लेस पे बैठे होने के बावजूद भी क्या अ टाइगर मारने का काम कर रहा है? नहीं, बल्कि जो हुआ है उसके रिजल्ट को रिसीव कर रहा है ना। और जिसने काम किया है वो कहां पे है? ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है। और जो जिसको ऑब्जेक्ट के प्लेस पे होना चाहिए वो किस प्लेस पे है? सब्जेक्ट। उल्टा हो गया। तो हम कहते हैं कि जो वर्ब है ना ये पैसिव है, इनएक्टिव है। सेंटेंस हमारा किस वॉइस में है? पैसिव वॉइस में है। अभी फिलहाल इतना ही जान के रखो। तो पैसिव सेंटेंस, जब पैसिव स्टाइल में किसी सेंटेंस को लिखते हैं कोई एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन किसका इस्तेमाल होता है? जेरांड का। ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको ये क्लियर होता चला जाएगा। आप इसको रूल में ढालने की कोशिश मत करना। ये आपके मैच्योरिटी, सेंस ऑफ मैच्योरिटी, जितना आप करते जाओगे सीखते जाओगे उस पर डिपेंड करता है। हालांकि जेरांड पे मैं अलग से क्लास लूंगा, ठीक है। द इंडियंस वर शॉक्ड एट प्राइम मिनिस्टर श्रीमती गांधी बीइंग, बी में क्या लगता है? आईएनजी। तो जेरांड हो गया वर्बल नाउन, बीइंग असैसिनेटेड। अब ये बीइंग यहाँ क्यों लगा? जब तक एक्टिव पैसिव नहीं पढ़ेंगे बीइंग के बारे में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फिलहाल उतना क्वेश्चन इस पे नहीं आएगा। फिलहाल मैंने जस्ट क्या क्या इसमें काम आता है मैं लिख दिया। मेन है तुम्हारा ये वाला और ये वाला। मिस्टर ठाकुर डिलेड ही सन्स गोइंग टू कॉलेज, ही एडमायर्स लता सिंगिंग। किसका सिंगिंग? लता सिंगिंग, लता के गाने। लता उस समय नहीं गा रही है, वो उनके गाने की प्रशंसा करते हैं। वी शुडंट बी बॉदर्ड बाय हर अराइविंग लेट, या माई ब्रदर्स वर्किंग एज अ प्यून। यानी जब भी यहाँ पे इस्तेमाल होगा देखना पीछे क्या होगा? पोजेसिव एडजेक्टिव होगा और आगे क्या होगा? जेरांड या पार्टिसिपल होगा। और यहाँ भी देखो नाउन है, ये रहा नाउन। ये देखो माई के बाद क्या है? नाउन है। तो ये और ये सेम हुआ कि नहीं हुआ? हिज, माई, सन, ब्रदर, एपोस्ट्रोफी एस, गोइंग, वर्किंग, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट बेसिक टू एडवांस लेवल नॉलेज ऑफ नाउन दैट वी हैव ऑलरेडी कंक्लूडेड हियर टुडे। ये भी हम लोग का हो चुका है। तो आई होप कि आपको नाउन का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। 8 सेशन लगे लेकिन नाउन हमारा पूरा क्लियर हो गया। इसके बाद इसके अगले सेशन जो 9th और 10th नंबर सेशन होगा वहां हम लोग प्रीवियस 20 सालों के सवाल जो कि नाउन पे है, एरा फाइंडिंग हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो सकता है, वर्ड स्वैपिंग हो सकता है, इस तरह के सवालों को करेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपने घर में नाउन के चैप्टर को पूरी तरह से रिवीजन कर लिया हो और हर एक रूल को आपने बारीकी से पढ़ा हो जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ बताया है, ठीक है। ताकि जब मैं आपको स्पॉटिंग एरर या एरर फाइंडिंग करवाऊं, फिल इन द ब्लैंक्स कराऊं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट कराओ या वर्ड शॉपिंग कराओ तो आप बेहतर तरीके से उन सवालों को टैकल कर सको, जवाब दे सको। उसके लिए पूरे पीडीएफ आपको पढ़ने हैं, नोट्स बनाने हैं। जितना आप नोट्स बनाओगे अपने हाथ से उतना आपको ज्यादा मेमोराइज होगा। तो सेशन कंप्लीट हो रहा है, तो नाउन हमारा यहाँ पे खत्म हो रहा है। इसके बाद हम इसके एप्लीकेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।